आज फिर से हम एक बार यूपीएससी सिलेबस को देखते हैं जो मेंस और प्री से संबंधित है, जो आईएएस एग्ज़ाम के लिए होता है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से मध्यकाल एवं आधुनिक काल के कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल है। इसी के अंतर्गत हम आज एक दूसरे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है भारतीय सभ्यता संस्कृति में परफॉर्मिंग कला के संदर्भ में नृत्य कला के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत हमने एक फॉर्मेट बना रखा है और इस टॉपिक का डिस्कशन हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं या परिचय के देखते हैं तो नृत्य कला क्या है, उद्भव, विकास, और इसके संदर्भ में हम वेद से संबंधित जो भी जानकारी है उसे देंगे। शिव से संबंधित जो जानकारी है, तांडवा लास्या से संबंधित जानकारी का जिक्र करेंगे तथा भरत मुनि द्वारा दिया गया नाट्य शास्त्र का भी जिक्र करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अभिनव दर्पण, संगीतर नकारा, संगीतर टनाकारा और अन्य मध्यकालीन समझौतों के अनुसार नृत्य को 3 भागों में बांटा गया है। नृत्य तथा उसके बाद हम देखेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रकार है। यह 9 प्रकार से हम अभी तक जो सर्च किए हैं, ये जो शास्त्रीय संगीत है शास्त्रीय नृत्य है, वो 9 तरह से नृत्यों का जिक्र हमें मिला है। तथा उसके बाद हम देखेंगे भारतीय लोक नृत्य या डांस के प्रकार, जो कि हमें 36 प्रकार के मिले हैं। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय लोक तथा आदिवासी डांस है, जो हमें 24 प्रकार के मिले हैं। तथा उसके बाद हम देखेंगे पश्चिमी डांस, जो कि पोलो, माइकल जैक्सन स्टाइल या कंबाइन ग्रुप डांस है के रूप में हमें देखने को मिला है। तथा अन्य देखेंगे तो बेली डांस तथा गगन स्टाइल डांस भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय नृत्य कला का विकृत स्वरूप विभिन्न कालखंड में। तथा उसके बाद देखेंगे भारतीय नृत्य कला अवार्ड एकेडमी संगठन, भारत सरकार का प्रयास इस क्षेत्र में। तथा उसके बाद सर्कस से संबंधित जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। आज जितनी टॉपिक कवर हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अगले सेशन में हम जो टॉपिक बच जाएगा उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मेट के फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि नृत्य कला क्या है तथा उद्भव विकास है। इसके संदर्भ में हम जब देखते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि जब मानव अपने हृदय के आवेग को अपने अंग प्रत्यंग की सहायता से प्रकट करता है तो इस कला को नृत्य या डांस कहते हैं। सुसंबद्ध लय और संगीत के साथ अकेले अथवा अन्य सहयोगियों के साथ थिरकने को डांस या नृत्य कहते हैं। तथा हम देखेंगे भारत के पौराणिक ग्रंथों में नटराज शिव ने 108 विभिन्न तरह के नृत्यों का आविष्कार किया, जिनमें से तांडव नृत्य के कारण ही परवर्ती काल में इनकी महाकाल मूर्ति कल्पित हुई है। तथा एक कथा के अनुसार एक किंवदंती है कि शिव जी द्वारा भस्मासुर को वरदान देने के पश्चात कि वह जिस पर अपनी हाथ रख दे वह भस्म हो जाएगा, जिससे भस्मासुर द्वारा शिव जी पर ही हमला शुरू कर देना। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर नृत्य भस्मासुर के साथ किया तथा उसे विवश कर दिया, स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने का, जिससे भस्मासुर का नष्ट हो गया। यह भी विष्णु जी ने मोहिनी रूप धर के नृत्य यहाँ किया था। तथा हम लोग देखते हैं कि इंद्रलोक में अप्सराओं मेनका, उर्वशी, रंभा इत्यादि नृत्यांगनाओं का नृत्य या डांस है।
तथा प्रकृति में हम देखते हैं कि कई सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहाँ पर प्रकृति नृत्य करते नजर प्रकृति में नृत्य नजर आता है, जैसे मोर का डांस है। तथा अन्य बहुत सारे हैं, लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। उसके आगे देखते हैं कि एक और ऐसा मत माना जाता है कि संसार में बढ़ते ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, दुख तथा संताप आदि के कारण दुखी होकर ब्रह्मा जी ने पांचवा वेद नाट्य वेद की रचना की है। जैसा नाट्य वेद चारों वेदों का सार माना जाता है। तथा जो ये डांस है, भारतीय डांस का ओरिजिन मंदिर के अंदर डांस के संदर्भ में इसका स्वरूप जो प्राचीन काल में देखा गया है वो देखा गया था। तथा इससे पहले हम देखेंगे कि वेद के अनुसार जो पाथ्य वर्ड है वो ऋग्वेद से लिया गया। अभिनय जो है गेस्चर वो यजुर्वेद से लिया गया, तथा गीत संगीत सामवेद से लिया गया है, तथा रस अथर्ववेद से लिया गया है। रास रचय या तांत्रिक क्रियाविधि अथर्ववेद से लिया गया है। तथा नटराज की जो मूर्ति है शंकर भगवान की, जो नटराज स्ट्रक्चर में, वो शिव के तांडव डांस के स्वरूप देखा गया है। तथा इसे जीवन और मृत्यु के एक साइकिल के तौर पर चिन्हित किया जाता है। इस तांडव स्वरूप को, शिव के तांडव स्वरूप को जीवन और मृत्यु के स्वरूप देखा गया है। तथा हमारे जो सभ्यता संस्कृति में नृत्य को संगीत, स्कल्पचर, पोएट्री तथा ड्रामा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता रहा है। तथा सभी नृत्य में मुद्रा तथा रस का होना बहुत जरूरी होता है। तथा यहाँ पर 108 मुद्रा का जिक्र है, तथा 9 रस का जिक्र होता है, जो कि हमने पहले भी बताया कि 108 मुद्राएं जो हैं भगवान शिव के का जब हम जिक्र कर रहे थे परिचय में, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि शिव के तांडव और लास्य स्वरूप के अंतर्गत हम देखेंगे। तांडवा डेनोट्स मूवमेंट ऑन रैथम, इट एम्फेसिस ऑन मेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर, स्ट्रेंथ, फॉर्म, एस्पेक्ट। लास्य डेनोट ग्रेस, भावा, रस, अभिनय, विच आर मोर फेमिनियन। तथा उसके बाद हम देखेंगे भरत मुनि द्वारा जो नाट्य शास्त्र का निर्माण किया गया, तथा उनके अनुसार उन्होंने, भरत मुनि जी ने इन नाट्य शास्त्र को वेद से लिया है। तथा अब हम इसके बाद देखेंगे अभिनव दर्पण संगीत नाटकारा और अन्य मध्य कालीन समझौता के अनुसार नृत्य को 3 भागों में बांटा गया है। और इसके अंतर्गत जब हम देखते हैं
तो ये नाट्य, नृत्य तथा नृत्य के संदर्भ में यह बातें रखी जाती है। नाट्य के संदर्भ में कि कहा जाता है कि ये अभिनय की एक कला होती है नाट्य, तथा इसमें बहुत सारे स्वरूप सम्मिलित होते हैं, जैसे भाव, रस, अभिनय, तथा इसी माध्यम से यह एक कहानी को अपने नृत्य या डांस के माध्यम से और संगीत तथा लय और अभिनय का संतुलन बनाते हुए इसे अपने डांस में दिखाने का प्रयास किया जाता है। तथा नाट्य को ड्रामा के संदर्भ में भी प्रस्तुत किया जाता है नृत्य के माध्यम से, तथा इसे ड्रामा के संदर्भ में भी नाट्य को देखा गया है, जो नाटक रूपी यह होता है। तथा ड्रामा में बातचीत, संगीत तथा डांसिंग, ये तीनों नृत्य तीनों सम्मिलित होता है। तथा इसमें डायलॉग तथा इंटरप्रिटेशन ऑफ मूड और माइम, संगीत तथा डेकोर का भी जुड़ाव होता है। तथा हम इसके बाद हम जब देखते हैं तो डांसर जो है, ये जो नृत्यकार है, वो नृत्य का भी इसमें इस्तेमाल करता है, जिसे रिदमिक मोमेंट तथा नृत्य अर्थात गेस्चर एंड एक्सप्रेशन अपने जो कैरेक्टर होता है उसको निभाने के लिए कहानी के माध्यम से नृत्य प्रस्तुत करता है। अब उसके बाद हम नृत्य को देखेंगे। नृत्य में जो पैर का मूवमेंट होता है उसके अंतर्गत अभिनय करके डांस को प्रस्तुत किया जाता है, तथा यह रस तथा साइकोलॉजिकल नेचर का होता है। इसमें आंगिका अभिनय के साथ जुड़ाव, हंसता आईब्रो, लिप्स इत्यादि का सोईकरण देखने के या इसी के माध्यम से नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तथा यहाँ पर इस नृत्य में अपने चेहरे का एक्सप्रेशन शो करना होता है। जिस तरह का वहाँ पर लिरिक्स है सॉन्ग का होता है, उसके संदर्भ में चेहरे पर या मुख से लिरिकल फॉर्म भी शो करना होता है, जिससे कि नृत्य में लगे कि नहीं आप ही ये सभी काम कर रहे हो। तथा उसके बाद हम देखेंगे इसमें और भी कई स्वरूप देखा जाता है, जैसे सात्विक अंगिकांड, to a lesser extent the aharya abhinaya on the astral, divine and visual planes. The three chief features of nritya are सात्विक अभिनय और आंगिक अभिनय are the आहार्य अभिनय। अब हम नृत्य के संदर्भ में देखेंगे। नृत्य correspond to pure dance step performed rhythmically. Here the movement of the body do not convey any mood or meaning, and its purpose is just creating beauty by making various pattern lines in space and time.
It belongs to the realm of Angik Avinaya alone, and thus on the divine plane it is a rigid stylization consisting of pure dance movement. This represent of dance doesn't stress on facial expression. Footwork is given prominence in this. Beat and tempo are the guiding factor for the synchronization between the rhythm and time. Nritta figure in the first part of dance performance, it involving bodily movement and consists of chari, rachika, अंगहारा, करनास, ब्राह्मरी, नृत्या, हस्तास इत्यादि. Nritya is divided into three forms such as Vishma, Vikata तथा लघु. Generally expressional aspect is given less important and more emphasis is given for the movement of various angas of the body. अब हम इसके बाद भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रकार के संदर्भ में 9 नृत्यों का जिक्र आता है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रमुख शास्त्रीय डांस है. इसके अंतर्गत सबसे पहले भरतनाट्यम को देखते हैं. भरतनाट्यम के संदर्भ में जब देखते हैं तो यह तमिलनाडु का प्रमुख डांस है, जिसे कर्नाटका संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है. तथा भरतनाट्यम नृत्य कला का अत्यंत प्राचीनतम रूप है, जिसका मूल भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में चिन्हित निहित है. ईश्वर के प्रति अगाध आस्था के फलस्वरूप इनका उत्पत्ति मानी गई है. इस नृत्य में कविता और संगीत तथा नृत्य और नाट्य का अद्भुत समावेश है. इसका उद्देश्य मनुष्य को पवित्रता, सदाचार एवं सौंदर्य बोधात्मक मूल्यों का महत्व समझाना था. भरतनाट्यम नृत्य कला का विस्तृत अध्ययन करने एवं इसकी सुसंपादित शैली तैयार करने का श्रेय तंजौर के सहोदर बंधुओं चिन्मया, पुन्नया, वादी बेलू तथा शिवानंदन को दिया जाता है. 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तंजौर के शासक उपयुक्त नृत्य में दिलचस्पी लेने लगे. 20वीं सदी के दौरान यह शैली दक्षिण से लेकर समूचे भारत में प्रसारित हो गई. इसी समय इस नृत्य में इनकी 2 उपशैलियाँ नामना भागवत मिला नृत्य नाटक और कुरवंजी नृत्य नाटिका का पुनरुद्धार हुआ. इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत करने की शैली के अंतर्गत अल्लरिप्पू अर्थात वंदना या देवता, गुरु तथा दर्शकों की स्तुति हेतु किए जाने वाला नृत्य है. इसमें नर्तक अपने आराध्य को आराधना करके नृत्य प्रारंभ करता है. इस शब्द का शाब्दिक अर्थ कली से फूल खिलने से भी लगाया जाता है. इसमें कविता रहती है, इसी को छंद में आवृत्ति होती है. साधारणतः तीसरे त्रिमात्रा या मीर सप्तमात्रा छंद तथा मदंग व करताल के साथ यह अंश अनुष्ठित होता है. इसे नृत्य अनुष्ठान की भूमिका भी कहा जाता है. उसके बाद भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत करने की शैली के अंतर्गत जाति स्वरूपम है. इसके अंतर्गत स्वर सम्मिश्रण के रूप में विख्यात इस नृत्य में अंग तथा मुद्राओं का विभिन्न प्रकार से प्रदर्शन स्वर तथा ताल के माध्यम से किया जाता है. इस अंश में नर्तक अपने कला का ज्ञान का परिचय देता है. इसके बाद हम शब्दम देखते हैं. इसके शब्दम से तात्पर्य इस नृत्य में ईश्वर की प्रार्थना हेतु काव्य गान भी किया जाता है. इस शैली में बहुविचित्र तथा लवणमय नृत्य के माध्यम से नाट्य भावों का वर्णन किया जाता है. उसके बाद इसी तरह से वर्णम, पदम, जवालिया, तिलाना आदि का जिक्र आता है. उसके बाद हम देखेंगे यह एक अन्य नृत्य कला है कथकली.
कथकली के से तात्पर्य किसी कहानी पर आधारित नाटक है। स्वर्गलोक को दिव्य नृत्य कला के रूप में प्रसिद्ध यह कला केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। नृत्य कथा वस्तु अधिकांशतः महाकाव्यों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। इनका जन्म लगभग 400 वर्ष पूर्व केरल के दरबारों में हुआ। इस कला का विकास द्रविड़ों द्वारा आर्यों के नृत्य संबंधी सिद्धांतों के सम्मिश्रण से हुआ। इसके संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो इस नृत्य शैली के विकास एवं उन्नति में कोट्टयम तथा त्रावणकोर के राज्य परिवारों का महान योगदान रहा। इन्हीं के कारण कृष्णापट्टम नृत्य नाटिका मंडली तथा रामाटम कथकली का जन्म हुआ। कथकली में अभिनय करने वाला बोलता नहीं अपितु एक जटिल एवं वैज्ञानिक ढंग से निर्दिष्ट मुद्राओं एवं पद संचालन द्वारा भावों की अभिव्यक्ति पथ में गाए जा रहे पाठ के साथ तालमेल बैठाते हुए करता है। तथा इसमें हम देखते हैं कि इसमें टांडो भाव अधिक रहता है। यह निरत्व भाव व्यंजक नृत्य खुले आकाश के नीचे सारी सारी रात चलता रहता है। जैसा कि विक्टोरिया थिएटर की परंपरा थी, कथकली प्रदर्शन में कुछ परिवर्तन हुआ। आज नृत्य नाटक मात्र 2 घंटे होता है। इस शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन के आरंभ में पीतल का बड़ा दीवट रखा जाता है जिसमें ज्योति टिमटिमाती रहती है। इसे कलिविला रिक्कू कहते हैं। दोनों ओर से 2 व्यक्ति पर्दे पकड़कर रंगमंच पर प्रकट होते हैं। पीछे से नृत्य अभिनेता धीरे धीरे रंगमंच पर प्रवेश करते हैं तथा इसमें कई मुद्राएं कथाचित प्रयोग होती है। यह नृत्य कलशम से आरंभ किया जाता है, फिर उड्डकम, तोमकरम तथा टोयडम आदि क्रियाएं प्रदर्शित की जाती है। अब हम इसमें आधुनिक काल में कथकली के संदर्भ में देखते हैं तो इसके अंतर्गत आधुनिक रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए कथकली को नया स्वरूप प्रदान करने में गोपीनाथ तथा रागिनी देवी ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। यद्यपि इसके पूर्व परंपरावादी कथकली नृत्य शैली के विकास में प्रसिद्ध मलयाली कवि वल्लोथोन नारायण मेनन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के बाहर विदेशों में इस नृत्य कला के प्रसार का श्रेय राम गोपाल को दिया जाता है। इसके उर्मित की इनकी रचना सॉन्ग ऑफ क्रिएशन काफ़ी चर्चित रही। गुरु गोपीनाथ ने भारतीय कला केंद्र निर्मित बहुचर्चित रामलीला में कथकली तकनीक का बहुत ही अच्छा संगम किया है। 1968 में हिंदी के गीतों पर कथकली प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार कथकली का प्रयास न केवल नई और अछूती कथा वस्तु खोजने का है, हिंदी के माध्यम से उत्तर भारत में इस कला को लोकप्रिय बनाने का भी प्रयास रहा। इसके बाद हम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कुचिपुड़ी को देखेंगे। यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य शैली में अनुचालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दक्षिण भारत में प्रचलित विभिन्न नृत्य शैलियों में कुचिपुड़ी अपनी विशेषता के कारण अलग दिखता है। कुचिपुड़ी नृत्य में अंग संचालन स्प्रिंग की भांति होता है। इसमें शिव प्रधान व कथानक प्रधान होने के कारण नाट्यकत्व अधिक होता है। इसमें लास्य व तांडव नृत्य का समन्वय देखने को मिलता है। शिव के विभिन्न तांडव रूप यथा आनंद तांडव, संध्या कालिका, उद्धरवा, उमा गौरव संहार तांडव आदि इस नृत्य में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं, जो कि शिव मंदिरों की देन है। तथा उसके बाद हम देखते हैं कि राज नर्तकिया तंजौर, कलहस्ती, विजयनगरम व नलोर राज्य के दरबार में नृत्य करने लगी। इसका संगीत कंध गंधर्वा शैली का भी कहा जाता है। इसकी शुरू में 2 पंक्तियां सीधी रागबद्ध व बाद में लयबद्ध होती है। तथा इस कुचिपुड़ी के अंतर्गत
के अंतर्गत गीत गोविंदम जयदेव कृष्ण लीला तरंगम क्षेत्रज के पदम सुग्रीव विजय तथा यक्षगान प्रसिद्ध नृत्य कर रहे हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत ओडिसी नृत्य के बारे में जानने। यह उड़ीसा में प्रचलित नृत्य है तथा यह एक आराधना नृत्य है। इस नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए नर्तकी ईश्वरीय स्तुति करती है। 9वीं सदी के लगभग यह मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों अपना समस्त जीवन ईश्वर को अर्पित कर ब्रह्मचर्य पूर्ण रहती थी तथा किसी कन्या को गोद लेकर नृत्य में पारंगत करके नृत्य की इस महान परंपरा को आगे बढ़ाती थी। 1077 से 1147 ईस्वी तक चोड़ गंगदेव ने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करके ओडिसी के इतिहास धर्म कला को अमरत्व प्रदान किया। 1190 ईस्वी से 1198 में अनंग भीमदेव ने जगन्नाथ मंदिर के बराबर नट मंडल की स्थापना की, जहां मंदिर में पोषित देवदासियों वो वाद्य कर अपना प्रदर्शन करते थे। इस नृत्य में केवल कृष्ण को ही पुरुष माना जाता है। राजा रुद्रदेव के मंत्री रामानंद पट्टनाय ने लड़कों को लड़कियों के रूप में सजाकर मंदिरों में नृत्य करने की परंपरा को चलाया, जिसे गोटीपुट कहते हैं। यह नृत्य मंदिर के बाहर होता है, जो लोक संस्था में से प्रभावित हुआ। आज भी मंदिरों में यह नृत्य देखने को मिलता है। तथा इसके बाद हम देखते हैं इसमें सुंदर अंग भंगिमाओं में वेणु, वीणा, मर्दन, मंजीरा, भंगी आदि का प्रयोग होता है। यह नृत्य पुष्प की भांति धीरे धीरे पल्लवित होता है तथा यह अभिनय प्रधान होता है। यह नृत्य पुष्प की भांति धारे धारे पल्लवित होता है। तथा इसके बारे में और जानने के लिए हम जब देखते हैं तो इसके अंतर्गत गुरु पंकज चरण दास, केचुरण महापान, धीरेन्द्र नाथ पटनायक, देव प्रसाद दास, मायाधर राउत ने आधुनिक रंगमंच पर इसे प्रतिष्ठित करने का श्रेय रघुनाथ पाणिग्रही को दिया जाता है। मथुरा मंगल सूर के पद तथा कृष्णदास के पदों पर ओडिसी नृत्य का खूब प्रचलन है। केलुचरण महामात्र का स्थान ओडिसी नृत्य के विकास तथा प्रचार में बहुत आदरपूर्ण रहा है। इनके प्रमुख शिष्यों में सुनल मानसी, संयुक्त पणिहरी, रानी कर्णा वो मिलाली दास थी। इसके बाद हम देखते हैं कथक नृत्य। यह प्राचीन मंदिरों का वातावरण उभारना स्वाभाविक था। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य का मूलाधार शिला अध्यात्मवाद, ईश्वरीय प्राप्ति कामना और भक्ति भावना नृत्य में कुट कर भरी है। तथा नाट्यशास्त्र ग्रंथ में भी इस कथक के शब्द का उल्लेख मिलता है। कथक का तात्पर्य कथा कहने की कला है तथा वाचक मंदिरों के पौराणिक आध्यात्मिक कथा कहते थे, जिनका परिवर्तित रूप आज भी वृंदावन तथा अयोध्या में मिलता है। कालांतर में मंदिर के सात्विक वातावरण में दूषित तत्वों का आगमन हुआ और वे अपनी जीविका के उपार्जन के लिए भटकने लगे। लखनऊ के दरबार में वजीद अली शाह के समय इस कला को पूर्ण प्रचार और प्रसार में तथा इसके अंतर्गत कई सारे घराना भी कथक कई नृत्यकार काशी में बस गए। इस प्रकार कलाकार 3 स्थानों में बट के लखनऊ, बनारस और जयपुर, जो आज 3 घरानों के नाम से जाने जाते हैं, जहां पर कथक का डांस होता था। लखनऊ घराना
जयपुर घराना तथा बनारस घराना के अंतर्गत यह नृत्य प्रस्तुत किया जा कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। इसके बाद हम देखेंगे मणिपुरी नृत्य। यह मणिपुर का प्राचीन नृत्य है तथा जो वैष्णव धर्म की विषय वस्तु का अवलंबन लेकर शास्त्रीय नृत्य में रंग गया है। इस नृत्य में अंग संचालन के दो रूप है, तांडव और लास्य तथा इस नृत्य के अभिनय द्वारा रासलीला एवं कृष्णलीला का जीवित चित्रण संभव है तथा इसका प्रचार बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर प्रांत में बहुत अधिक हुआ। मणिपुर नृत्य शैली को मणिपुर में विकसित करने का श्रेय वहां के शासक भागचंद्र 1746 ईस्वी को जाता है, जिन्होंने इम्फाल में गोविंद जी के मंदिर का निर्माण करवाया और स्वयं रासलीला की रचना की। गोविंद संगीत रास विलास मणिपुरी नृत्य एवं संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस नृत्य शैली में 64 प्रकार के रास प्रदर्शित होते हैं। प्रत्येक रास में एक दिन लगता है। इसमें नर्तक एवं नर्तकियां राधा कृष्ण तथा गोपियों का स्वरूप धारण कर मंच पर रास करते हैं। शास्त्रीय नृत्य के रूप में जब यह नृत्य व्यावसायिक रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाने लगा तो इसके अनुकूल काफ़ी परिवर्तन किया गया और आधुनिक रंगमंच और दर्शकों के अनुरूप इसे रचना का रूप देकर 2-3 घंटों के कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया। मणिपुर के बाहर इसका प्रचार करने के लिए गुरु अमले सिंह, गुरु आतंब सिंह, गुरु नल कुमार सिंह प्रमुख हैं। शांति निकेतन में इसको शिक्षण क्रम में स्थान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य से प्रभावित होकर दिया था। इनके प्रमुख नर्तक है झांवरी बहनें, गोपाल सिंह, विपिन सिंह, तोनंद देवी, थामली देवी, सूर्यमुखी देवी, गुरु संगजीत सिंह तथा चारू मधुर। तथा उसके बाद हम देखेंगे मणिपुरी नृत्य के प्रमुख रास के अंतर्गत है वसंत रास, महारास, कुंज रास, नित्यारास, गोष्ठ रास तथा उखल रास का संदर्भ आता है। तथा उसके बाद हम लोग देखेंगे मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का मन को मोहने वाला होता है। यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में केरल में सागर के तट पर यह नृत्य किया था, इसलिए इस नृत्य का नाम मोहिनी अट्टम पड़ा। माना जाता है कि 19वीं सदी के आरंभ में त्रावणकोर के महाराज स्वाति तिरुनल के शासनकाल में इसका जन्म हुआ। इसके अधिकांश गीतों को स्वाति तिरुनल ने ही संगीतबद्ध किया। इस नृत्य शैली में भारतनाट्यम का ललित्य तथा कथकली का वीरत्व दोनों के भाव उपस्थित होते हैं। इस नृत्य का एक एकल प्रदर्शन कन्याएं ही करती है। चंडा भट्ट दलम केरल का वाद्य है, जिसका प्रयोग कथकली में स्त्री पात्रों के लिए भी होता है। तथा मणिपुरी टांडो नृत्य के अंतर्गत हम लोग जगोई, चोलम तथा थांगटा नृत्य को भी इसमें सम्मिलित देखते हैं। तथा ये जो थांगटा है यह एक मार्शल आर्ट कला है। इसमें युद्ध संबंधी दृश्यों का प्रदर्शन किया जाता है। तथा इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो नृत्यकार हुए वो जिनका नाम वैजयंती माला, शांताराव, रोशन वजीफदार, भारती शिवाजी, कनक रेले और हेमा मालिनी जैसे नृत्यांगों ने इसे को अधिक लोकप्रिय बनाया मोहिनी अट्टम नृत्य को। इसके बाद हम देखेंगे कि सरट्या नृत्य जो कि 15वीं ईस्वी में वैष्णव संत द्वारा इसको असम में लाया गया।
जो कि महापुरुषा शंकरादेवा वैष्णव पंथ के अनुयायी थे जिन्होंने इसको लाया था। इसमें दो डांस फॉर्म थे, नियो वैष्णवा मोमेंट तथा ओजापली देवदासी विथ मेनी क्लासिकल एलिमेंट इसमें जुड़े हुए थे। तथा दो वैरायटी ऑफ ओजापली नृत्य रहा जिसके अंतर्गत हम लोग देखें सुकनानी और मरोई गोवा ओजा है तथा ब्याह है गोवा ओजा। सुकमानी ओजा पाली इज ऑफ शक्ति कल्ट एंड व्यास गोवा ओजा पाली इज ऑफ वैष्णव कल्ट। यह देवदासी का ही एक स्वरूप था। तथा इसमें जो एक्सपोनेंट थे वो बापूर राम या नृत्यांगना थे जो बापूर राम बार बयान अट्टाई और प्रदीप चालिहा जी थे। तथा एक अब उसके बाद हम लोग देखते हैं छाऊ डांस। इस डांस को रिपब्लिक डे परेड में भी परफॉर्म किया गया था रिसेंट में। यह एक मास्क डांस है, मास्क पहनकर इस डांस को प्रस्तुत किया जाता है तथा इसमें ज़्यादातर मेल्स आर्टिस्ट ही परफॉर्म करते हैं। छाव का मतलब छाया होता है तथा इसमें मार्शल आर्ट का कुछ मूवमेंट प्रदर्शित किया जाता है नृत्य के माध्यम से। तथा इसका थीम माइथोलॉजिकल होता है तथा इसमें प्रकृति का भी ध्यान रखा जाता है। इस नृत्य में प्रकृति का भी ध्यान रखा जाता है। अच्छा, नृत्य तथा मयर नृत्य तथा सर्पा नृत्य का इसमें प्रयोग किया जाता है। तथा यह कथकली के जैसा ही डिपिक्ट गॉड एंड इविल कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित नृत्य डांस प्रस्तुत किया जाता है। तथा यह महाभारत पर बेस्ड होता है। तथा इसे चैत मास में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। तथा छऊ डांस के या नृत्य के 3 स्टाइल देखने को मिलता है। उसके अंतर्गत सरायकेला छऊ जिसका झारखंड में प्रचलन नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद परुलिया छऊ वेस्ट बंगाल में इसका प्रस्तुतिकरण होता है। उसके बाद हम देखते हैं मयूरभंज छऊ ओडिशा में इसका प्रस्तुतिकरण होता है। तथा इसमें हम तथा इसके बाद हम अब देखेंगे कि भारतीय लोक नृत्य कला के जो 36 प्रकार हैं इसके अंतर्गत हम जब देखते हैं तो बहुत सारे नृत्य कला आ जाते हैं। लेकिन हम इसका ज़्यादा जिक्र न करते हुए केवल इसका नाम नृत्य का नाम बता देते हैं। जैसे मथुरी कोपी तेलंगाना का लोक नृत्य है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो सतोया नृत्य यह है असम का नृत्य है। उसी तरह बिहू नृत्य जो है वो भी असम का है नृत्य है। उसके बाद हम बिहार में आ जाते हैं तो झिझिया नृत्य जो है वो बिहार में लोक नृत्य के है। तथा उसके बाद जादूर नृत्य बिहार में ही नृत्य किया जाता है। उसके बाद गौरमडिया नृत्य छत्तीसगढ़ में होता है। तथा उसके बाद हम लोग जब देखेंगे तो काक्सर नृत्य छत्तीसगढ़ में होता है। तथा इसमें चोलिया नृत्य उत्तराखंड में होता है। तथा हुडका चुडका नृत्य भी उत्तराखंड में ही संपन्न होता है। उसके बाद हम लोग समई नृत्य गोवा में संपन्न होता है।
तथा उसके बाद देखते हैं हम मिश्रा रास ऑफ गुजरात, गोवा रास। तथा उसके बाद हम लोग देखते हैं गारबा भी नृत्य जो होता है वो भी गुजरात में ही संपन्न होता है। उसके बाद हम लोग डांडिया रास भी गुजरात में ही संपन्न होता है। गारबा और डांडिया भी गुजरात में होता है। दांग जो होता है वो भी गुजरात में ही नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद हम लोग सिद्धि धमाल नृत्य जो है वो भी गुजरात में ही संपन्न है। झूमर जो है हरियाणा में, घूमर या झूमर जो बोला जाता है वो हरियाणा में संपन्न होता है। किन्नौरी नत्ती हिमाचल प्रदेश में नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। पाइका जो नृत्य है वो झारखंड में प्रस्तुत किया जाता है। रॉफ जो नृत्य है वो जम्मू कश्मीर में प्रस्तुत किया जाता है। जैब्रो नृत्य भी जम्मू कश्मीर में ही प्रस्तुत किया जाता है। तथा फूजिम नृत्य भी जम्मू कश्मीर में ही प्रस्तुत किया जाता है। वीरभद्रा नृत्य कर्नाटक में प्रस्तुत किया जाता है। ढोलू कुनिथा नृत्य कर्नाटक में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद ओपाना नृत्य केरला में प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह पुरुलिया छाऊ नृत्य वेस्ट बंगाल में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद देखेंगे बधाई नृत्य मध्य प्रदेश में प्रस्तुत किया जाता है। बरेडी नृत्य मध्य प्रदेश में प्रस्तुत किया जाता है। रई नृत्य भी मध्य प्रदेश में प्रस्तुत किया जाता है। लवनी नृत्य महाराष्ट्र में प्रस्तुत किया जाता है। टक्काला लोक नृत्य भी मध्य प्रदेश में ही प्रस्तुत किया जाता है। कोली लोक नृत्य भी महाराष्ट्र में टकाला और कोली नृत्य महाराष्ट्र में प्रस्तुत किया जाता है। ढोल कोलम मणिपुर नृत्य यह भी मणिपुर में प्रस्तुत किया जाता है। लाई हरोका नृत्य भी मणिपुर में प्रस्तुत किया जाता है। लेजिम नृत्य महाराष्ट्र में प्रस्तुत किया जाता है। लेवाटाना नृत्य मेघालय में प्रस्तुत किया जाता है। चेरम नृत्य या बांस नृत्य मिजोरम में प्रस्तुत किया जाता है। गोटीपुआ नृत्य ओडिशा में संपन्न किया जाता है। रनप्पा चदिया नृत्य ओडिशा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद भांगड़ा नृत्य जो है वो पंजाब में लोक नृत्य है जो पंजाब में प्रस्तुत किया जाता है। गिद्धा नृत्य भी पंजाब में ही प्रस्तुत किया जाता है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान में प्रस्तुत किया जाता है। चक्री नृत्य ही भी राजस्थान में प्रस्तुत किया जाता है। तथा उसके बाद डांडिया रास जो है राजस्थान में प्रस्तुत किया जाता है। डांडिया रास राजस्थान में प्रस्तुत किया। तमांग शेलो सिक्किम में प्रस्तुत किया जाता है। तथा कावड़ी नृत्य तमिलनाडु में प्रस्तुत किया जाता है। तथा कोलटम नृत्य भी तमिलनाडु में ही प्रस्तुत किया जाता है। करंगम नृत्य तमिलनाडु में प्रस्तुत किया जाता है। तथा होजागिरी नृत्य भी तमिलनाडु में प्रस्तुत किया जाता है। तथा उसके बाद हम देखते हैं ममिता नृत्य जो है त्रिपुरा में प्रस्तुत किया जाता है। तथा उसके बाद हम लोग देखते हैं तो काराकोटम लोक नृत्य तमिलनाडु में प्रस्तुत किया जाता है। तथा इस नृत्य के अंतर्गत दो नृत्य और हो जाते हैं। अट्टा काराकोरम नृत्य तथा शक्ति काराकोरम नृत्य हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मोनपा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। तथा उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गनगट्टे लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हम 36 प्रकार के ही बात किए थे, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि 40 प्रकार के नृत्य लोक नृत्य भारतीय लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसका हमने एक्सप्लेनेशन न करते हुए केवल इसका नाम और जिस राज्य में होता है उसे केवल उसका जिक्र किया है।
उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय लोक नृत्य तथा आदिवासी नृत्य जो 24 प्रकार के होते हैं, इस यहाँ पर भी हम केवल नृत्य और राज्य का जिक्र करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। जो कि लोक नृत्य तथा आदिवासी नृत्य के संदर्भ में यह आता है। गोटीपुआ डांस जिसका हमने जिक्र पहले ही कर दिया, ये लोक नृत्य में आएगा तथा आदिवासी नृत्य में भी आ जाता है। उड़ीसा के छाऊ नृत्य जो है ये आदिवासी नृत्य में आ जाता है, तथा चार्म ऑफ सिकिंग मोनेस्ट्रीज ये नृत्य आदिवासी नृत्य में आ जाता है, तथा बधाई नृत्य बुंदेलखंड में यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाता है, तथा पुंगचोलम नृत्य मणिपुर में प्रस्तुत किया जाता है। चेरो बम्बो डांस ऑफ मिजोरम होता है। थापेटा गुल्लू आंध्र प्रदेश में यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रव के बारे में हम लोग लोक नृत्य के संदर्भ में देख चुके हैं। कूड डांस होता है, यह है जम्मू कश्मीर में प्रस्तुत किया जाता है। जैबरो नृत्य के बारे में हम लोग ने जिक्र कर दिया। मयूर नृत्य यूपी में परफॉर्म किया जाता है, तथा इसके बाद हम लोग देखते हैं राठवा ट्राइबल नृत्य गुजरात में प्रस्तुत किया जाता है। जागोर फोल्क नृत्य गोवा में जिसका हमने जिक्र कर दिया है। याक डांस याक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। तथा उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वक्स गाना नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसमें इसका राज्य नहीं बताया गया है। उसके बाद हम लोग नागा मंडला नृत्य, यह साउथर्न कर्नाटका में प्रस्तुत किया जाता है। गोरावा नृत्य ये भी नॉर्थर्न कर्नाटका में प्रस्तुत किया जाता है। काराकट्टम नृत्य तमिलनाडु में प्रस्तुत किया जाता है। देवरथम नृत्य तमिलनाडु में प्रस्तुत किया जाता है। नायक कम्युनिटी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तथा होजागिरी नृत्य त्रिपुरा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद सिमी नृत्य पंजाब ट्राइबल वुमेन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। सांगरी नृत्य भी प्रस्तुत किया जाता है, यह भी त्रिपुरा में ही होता है। सांगरी लावा डांस है लक्षद्वीप में प्रस्तुत किया जाता है, तथा छापेली लोक नृत्य उत्तराखंड में प्रस्तुत किया जाता है। एक कामशाला नृत्य है जो कि लोक नृत्य है, जो कि भगवान महादेश्वराय के लिए इस नृत्य की प्रस्तुति होती है, जो मैसूर, मांड्या, नांजवागुडू, कोलेगेला एंड बेंगलुरु एरिया इन कर्नाटका में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे पश्चिमी नृत्य संगीत कला, जो कि इसके अंतर्गत जब हम देखते हैं तो कई सारे नृत्य आ जाते हैं, जैसे कि पोलो नृत्य, माइकल जैक्सन नृत्य, दो कपल के बीच कंबाइन नृत्य जो होता है वो। उसके बाद अन्य सारे नृत्य आ जाते हैं, जैसे बेली डांस, माइकल जैक्सन स्टाइल, गगन स्टाइल। ये सारे नृत्य हमने पश्चिमी या विदेशी नृत्य के तौर पर हमने सर्च किया है, तथा अगले टॉपिक में हम
भारतीय नृत्य कला का विकृत स्वरूप तथा विभिन्न कालखंड में इसका चर्चा करेंगे, तथा भारतीय नृत्य कला अवार्ड अकेडमी संगठन, भारत सरकार का प्रयास तथा सर्कस के बारे में अगले 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 सेशन में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।